अब तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। और आज हम यूपीएससी के द्वारा अर्थ और इसके इंटीरियर से जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वेरियस एग्जाम में, सीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, इन सब चीज़ों को ठीक है आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल होगा ये पूरा सेशन। ओ सॉरी, एडवर्टीजमेंट डालना इसमें मैं भूल ही गया। खैर, शुरू करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से यूपीएससी ने किस तरीके से पीवाईक्यू पूछे हुए हैं। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए जरा कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बेसिकली ये कह रहा है कि अर्थ अगर है, अगर दुनिया एग्जिस्ट करती है और अगर आपको दुनिया के सरफेस, अर्थ के सरफेस से, ठीक है, क्रस्ट से लेकर के कोर की तरफ को जाना हो, तो वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टेटमेंट कह रही है टेम्परेचर बढ़ेगा, अंदर की तरफ अगर घुसना है, स्टेटमेंट कह रही है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर वो बढ़ेगा तो कौन से रेट पे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको वो रेट ऑफ टेम्परेचर राइज बताया गया है। लगाइए जरा, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। जी हाँ, जैसा आपको लगा कि आंसर ये होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आंसर इज सी, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। ये ध्यान में रखनी है 2-3 बातें। पहली बात ये, क्योंकि ये देखिए फैक्चुअल स्टेटमेंट यूपीएससी डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से उठा के दिया हुआ है, ऑलरेडी कमीशन ने पूछा हुआ है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 1 ये ध्यान में रखना है। ये पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो टेम्परेचर राइज है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, है ना, ये एवरेज है। एवरेज निकाला गया है कि जब आप क्रस्ट से कोर की तरफ को बढ़ेंगे तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर राइज ये होगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर। हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बहुत है ना, ये लीनियर नहीं है कि सीधे आप चलोगे तो 1-1 डिग्री बढ़ता जाएगा, नहीं, ये एवरेज है। अगर आपको वो बोले कि अर्थ की सारी लेयर्स में एक लीनियर रूप से, है ना, या फिर एक समान रूप से आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये लाइन आपको बताती है टेम्परेचर राइज। इधर को नीचे डेप्थ है बताई हुई 5000 किलोमीटर, देखिए नीचे, है ना, ये 6700 समथिंग आप पहुंच गए फिर कोर के बिल्कुल सेंटर में, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप अर्थ में नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, ये देखो टेम्परेचर राइज कैसे बढ़ रहा है आपका, है ना। क्या ये ऐसा सीधा बढ़ रहा है या ऐसे जा रहा है क्या, ये नहीं, समझ रहे हो, ये एकदम जिगजैग पैटर्न में है। दैट मीन्स अलग अलग लेयर में जितनी ज़्यादा आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना एकदम से इंक्रीमेंटल ये आपका, ठीक है, इंक्रीमेंटल टेम्परेचर राइज होगा। ये लीनियर नहीं है, ये इंक्रीमेंटल है। और यहाँ जो ये लिखा गया है ये एवरेज है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, है ना। ये जो टेम्परेचर राइज की स्पीड है ना, या फिर ये जो टेम्परेचर राइज का रेट है, ये सबसे ऊपर टॉप लेयर में कम जैसा होगा, नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा भाई, प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे आप जाएंगे ऊपर से प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है प्रेशर की वजह से फ्रिक्शन पैदा होता है, और जितना ज़्यादा प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा, एनर्जी ऊपर से लगेगी, उतनी ही ज़्यादा अंदर गर्मी एकदम से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इसी को नॉर्मली, ये तो क्योंकि पर मीटर का यहाँ एवरेज बताया गया है, जब आप 1 किलोमीटर का देखेंगे तो नॉर्मल ये एवरेज, है ना, वो इसी वजह से ये आता है। 1 किलोमीटर का जब आप देखेंगे तो नॉर्मल एवरेज आती है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर। 1 सेकेंड अगेन। तो ये भी आपको इसमें आंकड़ा दिया जा सकता है कि कितना टेम्परेचर राइज होगा 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे 25 डिग्री सेल्सियस, एक, है ना, या 32 मीटर्स पे 1 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एटलीस्ट ये तो ध्यान में रखनी ही है कि ये लीनियर नहीं है, ये एकदम इंक्रीमेंटल है, पहली बात। अगली बात, ऐसी ही चीज़ आप एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में ऊपर जब हम एटमॉस्फेयर को स्टडी कर रहे थे, एटमॉस्फेयर के लेयर्स को स्टडी कर रहे थे, उस वक्त हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से ये आपको कह रहा हूँ इधर कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है आपका, ये 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है हर 1 किलोमीटर में। हर 1 किलोमीटर में जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऑन एन एवरेज 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज आपका होता जाएगा, समझ रहे हो इस बात को। अगली बात ये, यहाँ से आपको स्टेटमेंट एक और भी आएगी कि नॉर्मल लैप्स रेट आप कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं, कौन सी लेयर में, क्या ये स्ट्रेटोस्फीयर में या पूरे एटमॉस्फेयर में चलता है नॉर्मल लैप्स रेट? नो, ये सिर्फ ट्रोपोपॉज तक, ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर का लैप्स रेट है ना।
क्योंकि इसके बाद ट्रोपोपॉज के बाद तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और बढ़ के कितना गर्म हो जाता है भाई। क्या ये टेम्परेचर बढ़ के ट्रोपोपॉज के बाद स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है? नो डाउट टेम्परेचर बढ़ता है। क्या ये टेम्परेचर बढ़ के ट्रोपोस्फियर से ज़्यादा हो जाता है? नहीं, ट्रोपोस्फियर से ज़्यादा नहीं होता है। देखो यहाँ, क्योंकि जब ट्रोपोस्फियर में आप ट्रोपोपॉज में जब आप पहुँचे हैं लगभग 14 किलोमीटर 16 किलोमीटर ऊपर, तब आपका टेम्परेचर है लगभग -80 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होता है, आप स्ट्रेटोस्फियर में आ गए हैं। यहाँ तो है भैया O3 बैठा हुआ, ओजोन का मॉलिक्यूल, जो कि यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हो? उसी एब्जॉर्प्शन की वजह से आप देखेंगे कि टेम्परेचर यहाँ से बढ़ रहा होता है। कितना बढ़ता है? लगभग -29 -30 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है। फिर भी ये ट्रोपोस्फियर से कम ही रहता है। टेम्परेचर नो डाउट बढ़ता है, बट ट्रोपोस्फियर से कम ही है। स्ट्रेटोस्फियर में भी टेम्परेचर। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, है ना, वही चीज़ एक बार पढ़िए इस स्टेटमेंट को, कि जैसे ही आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाएंगे तो क्या होता है। क्या टेम्परेचर फॉल होता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ? क्या प्रेशर फॉल होता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ? क्या टेम्परेचर राइज होता है इंक्रीजिंग डेप्थ के साथ? या फिर बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉल्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ? ऐसा होता है क्या? लड्डू क्वेश्चन है ये, हलवा क्वेश्चन। क्योंकि अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर राइज होता है जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे डेप्थ को। कितना? हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज राइज होगा। हर 1 किलोमीटर पे ऑन एन एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो ये है चीज़, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज होंगे विद इंक्रीजिंग डेप्थ। प्रेशर तो ऑब्वियसली राइज होगा यार, नीचे आप जितना जा रहे हैं ऊपर से माल उतना बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर इधर इनर कोर में होगा। इसी वजह से इनर कोर सॉलिड है। इनर कोर सॉलिड इसी वजह से, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। आउटर कोर फिर सॉलिड क्यों नहीं है भैया? अगर इनर कोर सॉलिड है तो आउटर कोर सॉलिड क्यों नहीं है? ये लिक्विड स्टेट में क्यों आपका घूम रहा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट आपका चेंज है ना, इन दोनों चीज़ों में एलिमेंट आपका चेंज हो रहा होता है। नीफे, ठीक है, निकिल और फेरस, जो आपका बेसिकली आयरन और निकिल है, कोर में आपको ये दो चीज़ें मिलती है। जो आउटर कोर है इसमें ये लिक्विड स्टेट में इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है लगभग यहाँ तक उतना नहीं है कि ये सॉलिड हो जाए। यहाँ से नीचे इनर कोर में जो अब एकदम से प्रेशर इंक्रीज हुआ, इनर कोर इसकी वजह से सॉलिड बन जाता है। टेम्परेचर ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है इनर कोर में, लेकिन प्रेशर और भी ज़्यादा है, इस वजह से ये सॉलिड हो गया, है ना। यहाँ प्रेशर कम है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है ही, भले ही इनर कोर से कम टेम्परेचर हो, बावजूद इसके क्योंकि प्रेशर थोड़ा कम है इसलिए लिक्विड, है ना, लिक्विड रूप में बने रहने के लिए आउटर कोर को थोड़ा स्पेस मिल गया, क्योंकि प्रेशर ऊपर से थोड़ा कम है। इसलिए यहाँ पे निफे, निकिल और फेरस, ये है ना, निकिल और फेरस मेनली जो एलिमेंट है वो ये यहाँ पे आपको पाए जाते हैं, आयरन और निकल, और ये यहाँ घूम रहे होते हैं इनर कोर के चारों तरफ, जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिज्म पैदा होता है। मैग्नेटिज्म पे बड़े सवाल इन्होंने पूछे हुए हैं, आगे जैसे ही हम देखेंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसे भी इन्होंने सवाल पूछ रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? इंटीरियर, अब देखो सवाल गुरु एक ये भी आता है, हमें पता कैसे चला कि ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये स्टेनोस्फियर है, ये लिथोस्फियर है, और ये ऊपर क्रस्ट है, अपर, है ना, ये हमें मालूम कैसे चला? ये लेयरों का हमें मालूम कैसे चला? भैया जी क्या है ना कि बोरिंग, तब तक बोरिंग मशीन आ गई थी, इलॉन मस्क की भी बोरिंग कंपनी आ गई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोर कर दिया, और टॉर्चें तो हमारे पास है ही 4-5 किलोमीटर देखने के लिए, तो लोगों ने क्या किया, छेद किए और टॉर्च से नीचे देखने लगे, कोर तक दिख रहा है उसमें। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु इतनी बड़ी टॉर्चें अब तक बनी ही नहीं है, जो 6,000 किलोमीटर, इतनी बड़ी बोरिंग मशीन भी अभी तक नहीं बनी हुई है जो इतना नीचे छेद कर सके। तो भैया टॉर्च नहीं ले गए तो क्या ले गए? उसके लिए अगर हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं। डायरेक्ट सोर्सेज माने जो अर्थ के एलिमेंट डायरेक्टली हम तक एक्सेसिबल है। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्सेज माने कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स,
कुछ ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैग्नेटिक फोर्स, राइट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि, है ना, जो कि हमें आइडिया देती है कि अंदर क्या चल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, टॉर्च लेके तो अंदर गया नहीं कहीं कि क्रैक कहाँ है, क्रैक ढूंढो भाई साहब, क्रैक 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 ढूंढना है हमें, नहीं। क्रैक, है ना, ये टॉर्च लेके कोई नहीं गया। बट अर्थक्वेक वेव की पैटर्न क्या है ना, मान लो एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों के बीच फ्रिक्शन आया, तो पी वेव के निकलने का पैटर्न क्या है, उसके बेसिस पे हम ये देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ जो है यहाँ जो है, यहाँ जियोलॉजिकल क्रैक है, यहाँ एक रिफ्ट बनी हुई है दोनों के बीच में, समझ रहे हो, यहाँ एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है दोनों के बीच में। अब ये बाउंड्री क्या होती है आगे हम पढ़ेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि कुछ होते हैं डायरेक्ट सोर्स, जिनको ऐसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, डायरेक्ट अर्थ से निकले हुए। कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, जिसके बेसिस पे हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं। अब सोचो जरा, इसमें से डायरेक्ट सोर्स क्या है? क्या अर्थ क्वेक वेव डायरेक्ट सोर्स है? वोल्केनो डायरेक्ट सोर्स है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्ट है क्या? अर्थ का मैग्नेटिज्म डायरेक्ट है क्या? मतलब मैग्नेटिज्म ऐसी चीज है कि कोई आपने पकड़ी और आपने देख लिया कि हाँ यहाँ से निकल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी चीज है क्या? अर्थक्वेक की वेव ऐसी कोई चीज है क्या? नहीं। समझ रहे हो? वोल्केनो ऐसी चीज है जो आपको बता रहा है कि हाँ अंदर क्या माल है, बाहर जो माल निकल रहा है वो आपको बता रहा है कि अंदर क्या माल है। तो वॉल्केनिक फोर्सेस, वॉल्केनिक इरेप्शन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायरेक्ट ज्ञान दे रही है। समझ रहे हो? आगे बढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन उन्होंने SCRA में पूछा हुआ है। भाई SCRA जिनको नहीं मालूम है, यूपीएससी का एक पहले प्रेस्टिजियस ये एग्जाम हुआ करता था, यूपीएससी कंडक्ट करवाता था इसे। हाँ, रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए आई थिंक ऐसा कुछ ये एग्ज़ाम था। तो ये, है ना, काफ़ी तगड़ा एग्ज़ाम होता है वैसे। और इसके जो इस तरीके की जियोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में और इसमें, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। कुछ भी लिख दो फिर से, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट, क्योंकि वॉल्केनिज्म पे वो आपसे सवाल पूछ रहा है, फिर से अगर वो आपको ऐसे स्टेटमेंट बोले और कार्बन डाइऑक्साइड के बदले कुछ भी और एलिमेंट लिखाओ, कुछ भी और एलिमेंट भाई, कुछ भी, मान लो वो बोले कि HFC निकलते हैं उससे, भाई टिक मार्क कर देना, सही है ना, टिक कर देना, क्योंकि पॉसिबल है कि ये सब चीज़ें निकले, है ना। आप कैसे प्रूव करोगे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इससे नहीं निकलता है, वॉल्केनिज्म से नहीं निकलता है, ये सिर्फ आपके फ्रिज से निकल रहे होते हैं? सोचो भाई, जहाँ जहाँ अर्थ इतनी बड़ी है ना, आपको हाइड्रोजन के बकायदा, आपको मालूम है ना, फ्रांस में जो वॉस्जेस है ना, जो वॉस्जेस की एक्चुअली वॉस्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट जो है दो एरिया है फ्रांस में। तो जो वॉस्जेस है, वॉस्जेस उस एरिया में अभी अभी वाइट हाइड्रोजन मिला है। वाइट हाइड्रोजन मतलब जो एकदम, जो हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में डायरेक्टली एज ए हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता हो, है ना, जो ऐसा ना हो कि पानी के फॉर्म में, H2O की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, नो, जो डायरेक्टली आपके हाइड्रोजन सिंगुलर एटम के तौर पे एग्जिस्ट करता हो, है ना, वो वाइट हाइड्रोजन, वो मिला हुआ है कहाँ आपको? वोस्जेस में, फ्रांस पे। ऑलरेडी ये सब चीज़ें जब मिल रही है, दैट मीन्स कि अर्थ के अंदर ये सब चीज़ें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी है। अब है ना, क्लोरीन हो गया, ये सब चीज़ें ऑलरेडी है। अगर कल को वो बोले कि HFC भी निकलता है, निकलता होगा, तो कोई भी एलिमेंट अगर इसमें वो बोले, टिक मार्क कर देना है कि यस, ये चीज़ वहाँ से निकल रही है। ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। एब्सोल्युटली यस। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड कोरोड्स द मेटल सर्फेसिस। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कोरोड्स द मेटल सर्फेसिस। इससे ये कार्बोनिक एसिड बनाता है वाटर की प्रेजेंस में, और ठीक है, उससे कि कोरोजन होता है मेटल का, ठीक है, और एकदम खत्म ही कर देता है ये मेटल को। फिर ये ऐसा एसिड भी होता है। तो बोथ 1 and 2 बोथ आर ट्रू। अगर आपको लगता है कि ऐसा सवाल वो नहीं पूछता है, ट्रस्ट मी, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनको लगता है ये इकोलॉजी का है। विद रेफरेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, विच आर करेक्ट। पहला कि इट इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग ऊपर देखो,
सेम स्टेटमेंट इधर रिपीट हुआ है. इट इज इंक्रीज फ्रॉम released from the interior of the earth during volcanic eruption. Yes. It corrodes the metallic surfaces. Same option इधर. Yes. It is required for green plants for their survival. ये तो सभी को मालूम है. फोटोसिंथेसिस कैसे होगा फिर? ठीक है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोज हु आर बेसिकली लिसनिंग मी ऑन द यूट्यूब. ठीक है. जो तो प्लेटफॉर्म पे है वो कैसे ही इसमें सिविल स्पॉट में वो है ना कमेंट वगैरह करने से नॉर्मली बचते हैं, और क्योंकि उधर भी रिकॉर्डेड ही जा रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कार्बन फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है. दूसरा, ओशन फर्टिलाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है. दो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, जो कि एक जो है एक कॉन्सिक्वेंस है आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, और एक सॉल्यूशन है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का. ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और वो लर्नर जिनके लिए मैं एडवर्टीजमेंट नहीं लगा पाया हूँ उनको मैं ये बता दूँ सीधे, ठीक है, यहाँ क्योंकि मैं बैनर वैनर उतना लगाता नहीं हूँ, डायरेक्टली ये पीपीटी प्रिपेयर हुआ. नंबर 1, आई डिज़र्व एन एप्रिसिएशन फॉर सो ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. तो है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए भाई पीपीटी कैसी बनी है, ये तो बता लो. दूसरी बात कि दोज पीपल हु वांट टू एनरोल इन द कोर्स दे कैन एनरोल हेयर. इस वेबसाइट में जाइए, ठीक है, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, और ठीक है डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं इसमें. और ये जो सेशन आप देख रहे हैं अगर ये यूट्यूब में भी चल रहा है तो ये इस कोर्स का ही एक हिस्सा है. ठीक है, ये सब चीज़ें फुल्ली फ्री में नहीं है. ऐसे बहुत सारे थीम बेस्ड, ठीक है, हमने टारगेट किया है कि 80+ जो बहुत हाई यील्डिंग थीम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जियोग्राफी की एक थीम है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इससे जितने भी PYQ आए हुए हैं, प्लस जितने भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सुने होंगे नहीं सुने होंगे, वो सब इस तरीके से रिवाइज करने का ये पूरा प्रोसेस है. आप ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर? सो 1, 2 and 3 इज द आंसर. नेक्स्ट आइए, वाई डज अर्थ अज्यूम. ये एक बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन. मुझे ये बताइए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओब्लेट एलिप्स है ना, एलिप्सॉइड ये होता कैसा है. फिर आपको पता चले ना कि ये अज्यूम कैसे ये शेप कर रहा है ओब्लेट एलिप्सॉइड का. एक्चुअली ये कहना ये चाह रहा है कि अर्थ जो है ना, अर्थ कुछ ऐसी है ना, अर्थ कुछ ऐसी है, ये पूरा एलिप्टिकल भी नहीं है, अर्थ कुछ ऐसी है. ठीक है, ना तो ये पूरा गोला है, ना ये एलिप्टिकल है. एक सेकंड, ये मैंने बना भी गलत दिया थोड़ा, ये मान लीजिए. तो अर्थ ना तो पूरी गोल है ना पूरी एलिप्टिकल है. तो ये बताइए कि थोड़ी ऑब्लेट एलिप्स के तौर पे क्यों है ना, क्यों एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, ऑब्लेट एलिप्स मतलब इसके जो ऊपर के पोल्स हैं, पोल एकदम प्लेन से है, पोल में है ना, पोल में एक प्लेन सरफेस है, और यहाँ से जो है इक्वेटर से ये मोटी है, इक्वेटर से अर्थ मोटी है. ऐसी शेप क्यों है अर्थ की? बेसिकली आपसे इस ठीक है स्टेटमेंट ये पूछ रही है कि अर्थ का रोटेशन कॉजेज द अर्थ टू बल्ज स्लाइटली एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स. Earth's rotation causes the earth to bulge slightly at the pole and flatten at the equator. अर्थ का रेवोल्यूशन कॉजेज, बाकी पढ़ लो, ये ऑप्शन पढ़ लो, क्योंकि मैंने जो काम के पढ़ने थे वो है ना वो आपको बता दिए. आंसर यही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. एक्चुअल में होता क्या है, दो फोर्सेस होती है, आपको पता ही है वो, है ना, वो जो कोर से लगती है. कोई भी जो घूर्णित अगर कोई चीज़ घूम रही है, रोटेटिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में ये फोर्स काम करेगी. आप भी अगर रोटेट करेंगे तो आपकी बाजुओं पे है ना, जो चीज़, मान लो कभी ऐसा करना, खाली बाल्टी में रस्सी बांधना और फिर रोटेट करना, जरा बाल्टी ऊपर की तरफ उठेगी, है ना, रस्सी बांधना, दूर से पकड़ना, फिर रोटेट करना, घुमाना उसको. आप पाएंगे कि बाल्टी हवा में ही दौड़ रही है, अपने ही दौड़ रही है ना, आपकी फोर्स भी उतनी नहीं लग रही है, बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर की ओर उठने की कोशिश कर रही है. समझ लो, ये जो फोर्स लगती है फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, ये जो फोर्स लग रही है बाहर फेंकने वाली फोर्स, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूग, है ना. एक्चुअल में मैंने आपको, देखिए अगर आप साइंस एंड टेक में पढ़ रहे होंगे, आई थिंक मैंने ये कहीं बताया हुआ है. यूपीएससी ने सवाल ये पूछा हुआ था कि यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से, ठीक है, ये यूरेनियम 235 जो है, देखो साइंस एंड टेक का अगर ये बेसिक पता नहीं है कि कौन यूरेनियम कहाँ पे यूज होता है, तो एक बार साइंस एंड टेक का कोर्स इधर एनरोल कर लेना भाई, मैं आपको सही में बता रहा हूँ. ठीक है,
हाँ, मज़ा आ जाएगा। नहीं भी करना है तो अभी आपको पता होना चाहिए कि U235 यूरेनियम 235 ये वो फ्यूल होता है जो हम एनरिचमेंट के लिए यूज़ करते हैं और जहाँ पे बॉम्बार्डमेंट होती है, जहाँ से एनर्जी निकलती है। ये नहीं है, इसको आपको बदलना पड़ता है पहले प्लूटोनियम 239 में। ये सब चीज़ें क्या है, साइंस एंड टेक के कोर्स में जाके देखो, मैं यहाँ समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी ने एक बार ये सवाल पूछा था कि यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग करने के लिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, किसी केमिकल का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें हमें ये सेंट्रीफ्यूग की टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो सेम ही है। तो अगर आप कोई केमिकल इनमें डालोगे, है ना, तो ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके सेम ही प्रोडक्ट बाद में दे देंगे। समझ रहे हो बात को, ये इसका मेन रीजन है। तो यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से जो अलग किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूज की वजह से मदद से अलग किया जाता है। होता यह है कि ये वाला यूरेनियम हल्का है, ये वाला यूरेनियम थोड़ा भारी होता है। तो जैसे ही आप ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगाओगे, है ना, सेंट्रीफ्यूजेस बने होते हैं, है ना, छोटे छोटे इस तरीके के। तो इसके चारों, है ना, इसमें जब आप इसको गोल 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 रोटेट करोगे तो ये जो हल्के वाला है ये दूर जैसे आएगा, ये जो भारी वाला है ये थोड़ा पीछे जैसे आएगा, मतलब सेंटर इसे पुश करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो, इसे हम कहते हैं यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज। तो यही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये ही फोर्स इसमें भी यूज की जाती है, बाहर की तरफ पुश करने वाला। तो धरती भी जब घूम रही होती है तो कोर से बाहर की तरफ पुश मिलता है, पुश मिलता है, पुश मिलता है। और ये जो पुश लगता है ये सबसे ज्यादा पुश लगता है इक्वेटर पे, है ना। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम होती है पोल पे। समझ रहे हो, तो पोल पे आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम होगी, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि धरती घूम ऐसे रही है, ऐसा नहीं घूम रही है कि हाँ पोल टू पोल नहीं घूम रही है, घूम वो ऐसे रही है। समझ लो मेरी बात को, मेरी बात को भाई, समझ रहे हो। तो ये बात ध्यान में रखनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर खींचती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर फेंकती है, ये दोनों इक्वेटर पे हाईएस्ट होती है, पोल पे लोएस्ट होती है, जीरो होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। तो बस यहीं से वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि इक्वेटर में आता है इक्वेटोरियल बल्ज। इसी वजह से आप एक और भी बात देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि अर्थ, मान लीजिए ये इक्वेटर है, तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी आप देखेंगे, पोल में एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, एक तो ठंड की वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर यहाँ पे, हाँ ठीक है, मान लीजिए अगर इक्वेटर में ट्रोपोस्फियर आपका 14 किलोमीटर तक उठा हुआ है, 16 किलोमीटर तक, यहाँ ये सिर्फ 7 किलोमीटर तक होगा। समझ रहे हो, इसका मेन कारण एक ये भी होता है कि इक्वेटर पे गर्मी होती है तो पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कारण ये कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी इक्वेटर में हवा तक को बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करता है। इक्वेटोरियल बल्ज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर भी कुछ ऐसी होती है, पोल पे ऐसी और इक्वेटर पे ऊपर चढ़ी हुई। समझ रहे हो, तो यही इफेक्ट आपके नॉर्मल धरती में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे धरती मोटी है, ऊपर से बिल्कुल ऐसी चपटी है, और इसी वजह से आपकी ये पाई जाती है ओबलेट एलिप्सॉइड की शेप में। समझ रहे हो, तो ये वो बातें हैं जो आपको बस पीवाईक्यू दे सकते हैं, क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। Which of the following correctly explains the change in the seasons of Earth? बताइए जरा, क्या ये टिल्ट ऑफ अर्थ के एक्सिस की वजह से होता है? क्या ये रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस की वजह से होता है? क्या ये रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन की वजह से होता है? मून अराउंड द, ये तो निखट पता नहीं कौन सी बात इन्होंने कर दी है ना, मून सन के अराउंड घूमता है क्या? अगला, क्या ये इंटरेक्शन ऑफ अर्थ विद अदर प्लैनेट की वजह से होता है? भैया ये आपके सीजन की बात नहीं कर रहा है। ये जो इंटरेक्शन ऑफ अर्थ अदर प्लैनेट होता है, राहु, केतु, शनि, है ना, शनि चराय नमा, ये वाला आपके मेंटल सीजन की वो चर्चाएं चल रही है। अर्थ अदर प्लैनेट के साथ इंटरेक्ट करके कैसे अपना सीजन बदल देगा? आपको मालूम है कि अर्थ में जो सीजन चेंज होते हैं, क्या मैंने यहाँ कहीं वो डाला हुआ है, क्या मैंने कहीं इक्विनॉक्स वाला कहीं पे डाला हुआ है मामला? एक मिनट, ये देखिए, समझ गए मेरी बात। ये कह रहा है कि जीवन में पतझड़,
जीवन में स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब जब आपके ये आजकल चली हुई है हमारे यहाँ इंडिया में, आजकल स्प्रिंग चली हुई है, ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल में, मार्च तक जो है आपका स्प्रिंग चल रहा होता है ना। मतलब ये होता है आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में बसंत ऋतु। तो जो बसंत ऋतु आ रही है, पतझड़ ऋतु आ रही है, समर आ रहा है, विंटर आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? तो गुरु याद रखना है, वजहें दो हैं। याद क्या रखना है जी? बिल्कुल इसकी कुछ वजह होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? वजहें इसकी मेनली दो होती हैं। समझ रहे हो? पहली वजह यह है कि धरती सन के चारों तरफ घूम रही है। घूमने की वजह से, नंबर वन, कैसे अभी मैं बताता हूं। दूसरी वजह क्या है? याद रखना है कि धरती जो है टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। धरती जो घूम रही है ये टिल्टेड घूम रही है अपने एक्सिस पे। ये 23.5 डिग्री ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ऐसे 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 टिल्टेड है। मैं ये कितनी बार आपको बता चुका हूँ। एक्चुअली होता क्या क्या है, अभी यहाँ खाली स्लाइड कहाँ पे है मैं बताऊँ तो आपको उसमें अच्छे से बता सकता हूँ। कहीं तो खाली स्लाइड होगी गुरु, लास्ट ले चलता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट बस। यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको होता गुरु क्या है। मान लीजिए ये हो गया आपका सन, सन की रेज बना रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए बैठना है बस आपने आराम से। गुरु होता क्या है, ये हमने बना दिया सन, अब बनानी है हमें अर्थ। अर्थ बनानी है टिल्टेड। एक हमने बना दी टिल्टेड ये, बस ऐसे देखना है। एक हमने बना दी टिल्टेड ये, बस ऐसे देखना है ना। टिल्टेड है ये ईस्ट की ही तरफ, ईस्ट की ही तरफ। टिल्ट तो इसका ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ वेस्ट की तरफ को हो जाएगी, यहाँ ईस्ट की तरफ हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, इक्वेटर इधर है, इतने से ही समझ आ जाएगा। इक्वेटर इधर है, जिसको नहीं मालूम है कैसे चीज चल रहा है मामला, इक्वेटर इधर है। सन जो है लाइट दोनों तरफ फेंक रहा है, इस पे भी लाइट फेंक रहा है, ठीक है, इस पे भी लाइट फेंक रहा है। अब देखो यहां पे इस केस में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की ज्यादा लाइट आ रही है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये सन की तरफ टिल्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऊपर वाला हिस्सा सन की तरफ को टिल्टेड है, इसलिए ज्यादा लाइट यहाँ नॉर्थ में जा रही है। यहाँ साउथ वाला हिस्सा जो है सन की तरफ टिल्टेड है। तो बस दिसंबर में यहाँ ऊपर, ठीक है, ओ सॉरी, दिसंबर में यहाँ पे आपकी सर्दी होगी। दिसंबर में, हाँ अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हाँ इधर थोड़ा समझो। दिसंबर में, अरे ये मिट क्यों नहीं रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा मेरा रबड़, 1 सेकेंड, इरेजर काम करे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मिट गया। धरती भी मिटा दी इसने साथ में। 1 सेकेंड रुकना जरा, 1 सेकेंड। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ये जो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है, ये कब पड़ती है? ये आपके जून में पड़ती है, ठीक है। ये आपके जून जुलाई में पड़ रही है, लगभग 21 जून में, क्योंकि सन यहाँ पे होता है, इधर होता है ऊपर, ठीक है। आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है सीधा। तो इस वजह से आप पाएंगे कि 21 जून का दिन भी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है नॉर्थ में। और आप पाएंगे कि जो लाइट है वो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा पड़ रही है, और गर्मी भी लगभग इसी टाइम सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ ये मैंने सदर्न हेमिस्फीयर इधर बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये साउथ हेमिस्फीयर की बात है, ये केस साउथ हेमिस्फीयर का है। तो यहाँ उसी टाइम पे जब जून है, यहाँ देखो उसी टाइम पे सर्दी पड़ रही होगी। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है उस टाइम पे, है ना, और ये साउथ हेमिस्फीयर है, ऐसे मान के चलो। हाँ, तो ये अलग अलग केस क्योंकि बन गए, मैंने 2 अलग अलग पोजीशनें यहाँ पे लगा के रखी हुई है। अभी के लिए ये समझो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर जून में आपको, है ना, गर्मी देखने को मिलेगी, तो साउथ हेमिस्फीयर में सर्दी देखने को मिलेगी। यहाँ उतना ही उल्टा होगा। हुआ क्यों ये? अर्थ नंबर 1 घूम रही है सन के चारों तरफ, नंबर 2 अर्थ जो है टिल्टेड भी है अपने एक्सिस पे। 2 इसके मेन कारण है जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। अगली बात, वो आपसे ये भी पूछते हैं, 2024 में उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी जगह पे, आई थिंक ये ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, कौन कौन सी जगह पे 24 घंटे से ज़्यादा की डे लाइट होती है, ठीक है। तो आप पाएंगे ये जो 24 घंटे से ज़्यादा की जो डे लाइट है, ये आपको
नंबर 1 यहाँ पे ट्रॉपिक्स में मिलेगी, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। यहाँ फॉर एग्जांपल अगर समर क्या कहते हैं, अगर आपका समर सॉलिस्टिस चल रहा है, ठीक है, तो उस वक्त पे उस वक्त पे आप पाएंगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वहाँ पे लगभग 13 घंटे का आपका पूरा डे टाइम होता है। और उसी टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है 6 महीने तक आपकी जो है 6 महीने तक आपकी लाइट यहाँ पे 6 महीने तक का दिन, 6 महीने तक की रात आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। वो किस वजह से? वो इसी टिल्ट की वजह से, क्योंकि जो धरती है हमने देखा ये इलिप्टिकल शेप की है, ठीक ऐसी है, ठीक है, ऐसी झुकी हुई है। और इसके लिए खैर इसके लिए मैंने ऊपर अलग से, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अलग से ऊपर इमेज डाली हुई है, क्योंकि इनमें एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली बेटर होता है। सीधा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डाल के रखी हुई है, तो यहाँ आपको अच्छे से ये, क्योंकि इसमें PYQ भी है, तो है ना, वहाँ अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो मेन कारण इसके ये है, अभी के लिए हमने ये समझ लिया। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस, प्लस अगर दूसरा रीज़न ये भी होता तो दूसरा ये कि अर्थ का रोटेशन, yes, अर्थ का रेवोल्यूशन बेसिकली, नॉट रोटेशन। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फेल्ट ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट गोज इनसाइड द अर्थ और अबव द अर्थ, वेट डिक्रीजेस, ठीक है। इट विल वेट मिनिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। बताओ जरा, ऑप्शन लगाइए कि भैया ये कह रहा है कि हमारा जो वेट है उसमें अर्थ की ग्रेविटी का बड़ा रोल होता है, बताओ कि इनमें से कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि मिनिमम आपका जो है वेट हो जाए। बताइए, क्या इक्वेटर एंड द मून में, क्या नॉर्थ पोल ऑफ द एंड द सैटर्न में, क्या साउथ पोल एंड ये क्या 1 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ में? 1 किलोमीटर बीनीथ द, 1 मिनट धरती के नीचे 1 किलोमीटर पताल रूप में, ये क्या कहना चाह रहे हैं? सीधी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अगली बात कि सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, आंसर इज दिस। एक्चुअली बात यह है कि जब हम अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं तो ये वो पुल होता है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। देखो, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लगाता कौन है? जो मास है, सेंटर की तरफ ये पुल लग रहा होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब ये पुल सेंटर की तरफ लग रहा है और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर में डाल देंगे ना, सेंटर में डाल देंगे, तो चारों तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ये फोर्स एक दूसरे को काट देती है। जो ये फोर्स एक दूसरे पे लग रही है चारों तरफ से, ये एक दूसरे को काट देगी और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा टोटल जितना भी। ये देखो, यहाँ मैंने बेटर समझाने के लिए, ये देखो, यहाँ से लग रही है, इधर से लग रही है, ये एक दूसरे को निगेट कर देगी ये फोर्स, और आपको सेंटर में बिल्कुल आप पाएंगे कि, है ना, लगभग जो है आपका 0 ग्रेविटेशनल फोर्स बीच में होगा। तो मिनिमम वेट आपका कहाँ रहेगा? बीच में, अर्थ के सेंटर में अगर आप डालो। बिल्कुल ये देखिए, इस तरह नॉर्थ पोल की फोर्स ये है ना, ये ईस्ट से लग रही है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ पे लग रही है, अलग अलग जगह से जो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है एक दूसरे को काट देगी। दूसरी बात, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में आपका वेट मिनिमम क्यों होगा? वहां पे अर्थ की ग्रेविटी क्यों नहीं, है ना। दूसरी बात, माइक्रो ग्रेविटी के बारे में आपने बड़ा सुना होगा। माइक्रो ग्रेविटी ये वो ग्रेविटी होती है, नंबर 1 जिसको नहीं मालूम, ये वो ग्रेविटी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे ग्रेविटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। अर्थ की ग्रेविटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम नहीं कर पा रही होती है। यहाँ पे ग्रेविटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं है अर्थ वाली, यहाँ खुद माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट करनी पड़ती है ना। इसको खुद, है ना, रोटेट करवाना पड़ता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को, इसको खुद ही पे रोटेट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ ग्रेविटी क्रिएट होती है। समझ रहे हो बात को? तो इसे कहते हैं वहाँ की, ठीक है, वहाँ की माइक्रो ग्रेविटी। उसके अंदर हमें छोटी ग्रेविटी कुछ क्रिएट करनी पड़ती है ताकि ग्रेविटी वाली सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो सके। समझ रहे हो? क्योंकि आवर बॉडी इज एडेप्टेड टू ग्रेविटी। इनफैक्ट ये माना जाता है कि भैया जैसे मान लीजिए अगर इंसान को सीधा मून पे रखा जाए, मून पे, या फिर अगर मार्स पे भेजा जाए डायरेक्टली, तो वो वहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि 5 मिनट के अंदर उसका सारा ब्लड जो है हार्ट, दिमाग की तरफ, माइंड की तरफ, ऊपर की ओर, है ना, ब्रेन की तरफ उसको पंप करना लग जाएगा, है ना। इधर से सारा खून ब्रेन की तरफ ऊपर चला जाएगा। क्यों?
क्योंकि भैया यहाँ मार्स में उतनी ग्रेविटी नहीं है कि ये उस खून को नीचे की तरफ खींच पाए। टांगों में खून ही नहीं जा रहा है आपके, ये ऊपरी जा रहा है, आपका सिर फटे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उतनी नहीं है। हमारी जो बॉडी है वो तो हाई ग्रेविटी के लिए एडजस्टेड है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बात भी दूसरी है, ग्रेविटी की जरूरत इसलिए होती है। अगली बात, माइक्रो ग्रेविटी आपको क्रिएट क्यों करनी पड़ी? अर्थ की ग्रेविटी इस पे काम क्यों नहीं कर पा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जो सैटेलाइट टाइप की चीज हो? इसलिए नहीं कर पाती है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ ऐसे मूव कर रही है, नंबर वन वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ के साथ उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है। अगली बात, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो भी उतनी ही फोर्स से मूव कर रहा है आगे की तरफ को। समझ रहे हो बात को? तो इसकी वजह से वहां जो एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, मेनली क्योंकि एक लीनियर मूवमेंट उनका बन रहा है, मेनली इसकी वजह से उसके अंदर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये मेन चीज है जो आपको थोड़ी ध्यान में, एटलीस्ट ये ध्यान में रखना है कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में आपकी जो है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, धरती की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलता है ना? तो ये बात है, क्योंकि वो देखिए वो अपनी लीनियर वेलोसिटी को वहां पे मेंटेन कर रहा है ना? वो अगली बात कि दूसरा एक मेन कारण ये भी होता है कि इट इज अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, है ना? स्पेस में इसमें कहते हैं फ्री फॉल। इट इज अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल, क्योंकि जो आपकी सैटेलाइट है, और सैटेलाइट के अंदर मान लीजिए जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये खुला छोड़ रखा है, एक तरीके से ये धरती की ओर गिर रहा है। नो डाउट ये धरती की ओर गिर रहा है और गिरने की कोशिश भी कर रहा है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो बंदे हैं वो भी धरती की ओर गिर रहे हैं, गिरने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो गिर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि भैया ये जो है ये अपनी एस्केप वेलोसिटी के करीब है। इस बात को समझ रहे हो? ये अपनी एस्केप वेलोसिटी के करीब है। ये सैटेलाइट, इसको इतना पुश मिला हुआ है कि ये दौड़े जा रहा है अर्थ के चारों तरफ। इसकी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसे गिरने नहीं दे रही है। अर्थ ये है, ये जो ऑब्जेक्ट है नो डाउट ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है ये भी नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ऐसे पुश कर रहे हैं, नीचे आने की कोशिश, ऐसे इसको पुश। तो ये जो इस तरीके की एक परपेंडिकुलर फोर्सेस की सिचुएशन बनती है, इसकी वजह से भी आपकी ग्रेविटी जो है वहां नेगेट हो जाती है। समझ रहे हो? इसी वजह से वहां ग्रेविटी आपकी काम नहीं कर रही है। इन अ नटशेल आपको वहां माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। बाकी तो अभी आगे बढ़ते हैं, है ना? क्योंकि ये मैंने इसीलिए इसी को समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये चीजें डाली हुई थी। हाँ चलो एक बात और, लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी पढ़ा दो सर, क्योंकि इस पे आगे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे डिसकंटिन्यूटी पे। अभी ये चीज़ भी साथ में कर लेते हैं। डिसकंटिन्यूटीज याद रखने के लिए आपको कुछ और याद नहीं रखना है, मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। एक याद रखना है C, उसके बाद याद रखना है M, उसके बाद याद रखना है, ठीक है, उसके बाद याद रखना है इधर R, उसके बाद याद रखना है G, उसके बाद याद रखना है L। क्या बताया मैंने? CMRGL रट लोगे। एक बताया था मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में, है ना? TSMTE, TSMTE, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। याद रखना, याद रखना, याद रखना। डिसकंटिन्यूटीज के लिए एक शॉर्टेस्ट ट्रिक ये है, CMRGL याद रखना है बस। इनके नाम भी अगर याद ना हो, मान लो आपको याद ना रहे कि ये कॉनराड है, मान लो आपको ये याद ना रहे कि ये M माने मोहोवरिक है, मान लो आपको ये याद ना रहे कि R माने रेपिती है, मान लो आपको ये याद ना रहे कि ये गुटेनबर्ग है जी, मान लो ये याद ना रहे कि L माने लहमान है, मान लीजिए इनमें से आपको कख याद ना रहे, एक बात तो ध्यान में रह जाएगी कि C इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स नो कंफ्यूजन। M रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स नो कंफ्यूजन। R, G, L, नथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। सीधी बात यह है, अगर क्वेश्चन में आए कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, तो आप याद कर लोगे कि हाँ C मैंने यहां पढ़ा था, M यहां, R यहां, G यहां, L यहां, याद रह जाएगा। CMRGL ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ। अब सीधी बात ये देखो, कॉनराड जो डिसकंटिन्यूटी है, दैट मीन्स जहां से एक नई चीज शुरू होती है, वो डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी क्रस्ट में,
वो भी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं बेसिकली ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो आपको डिसकंटिन्यूटी मिलेगी उसे हम कहते हैं कोनराड डिसकंटिन्यूटी, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर क्रस्ट हो गया आपका, है ना, हमने देखा एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशनिक क्रस्ट। भारी कौन होता है? ओशनिक क्रस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सीमा एलिमेंट होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहां आपको Cr मिलेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। समझ रहे हो? आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसमें मेनली आपको सिलिकॉन एल्यूमिनियम मिल रहा है। जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है इसमें आपको सिलिकॉन मैग्नीशियम मिल रहा है। इस वजह से कॉन्टिनेंटल ओशनिक क्रस्ट जो है ये भारी होती है। तो इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है वो है कोनराड या सी डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात? कॉन्टिनेंट और ओशन, CMRGL, सी सबसे ऊपर। फिर क्या आता है? भले ही ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, ओशनिक क्रस्ट हो, है तो क्रस्ट ना, तो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, क्रस्ट और बेसिकली क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी है वो होगी M। तो M मतलब वो जहां से मेंटल शुरू होगा। अब मेंटल भी होता है दो तरीके का, एक अपर मेंटल होता है जी, एक लोअर मेंटल होता है जी। जो ये लोअर मेंटल है जी, तो ये लोअर मेंटल जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रेपिटी, R डिसकंटिन्यूटी। बस मेंटल के बाद फिर आप आगे कोर में। कोर भी होता है जी, एक इनर कोर होता है और एक आउटर कोर होता है। जो ये आउटर कोर होता है जी, इसमें आपकी आती है G, है ना, आउटर कोर में जी आपको G, आउटर कोर और मेंटल के बीच G, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में L। समझ में आ गई बात? सीधी बात, CMRGL याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। CMRGL याद रखना है और ये याद रखना कि धरती टूट किधर रही है। पहली टूट कहां पड़ी? ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में। दूसरी फूट कहां पड़ी? दूसरी फूट कहां पड़ी? क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। तीसरी फूट कहां पड़ी? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। चौथी फूट कहां पड़ी? लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। पांचवी फूट कहां पड़ी? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। अगली बात, एक देखो मजे की बात ये बताता हूं, आपको पता नहीं होगी ये बात। ये जो मेंटल है ना, मेंटल भाई, ये मेंटल अगर वो बोले सबसे मोटी, अगर वो ऐसे बोले कि सबसे मोटी, तो क्या बोलूँ मैं इसको, उसके लिए तो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें उतने। बट हाँ, अगर आपसे वो ये पूछे कि जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अर्थ का और सबसे ज़्यादा मास अर्थ का वो कौन सी लेयर में है, तो ये मेंटल है, ये कोर नहीं है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है ये मेंटल में है पूरे अर्थ का, लगभग 87 पॉइंट के समथिंग है ना। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट नंबर, लेकिन इतना ज़्यादा है। टोटल वॉल्यूम का इतना ज़्यादा जो है 80% में ये इसी में मिलता है, आपको रटना नहीं है। अगली बात, टोटल मास का जो है ना, टोटल मास का सबसे ज़्यादा मास है वो भी लगभग 65 समथिंग % जो है वो इसी में मिलता है आपको, मेंटल में, कोर में नहीं है वो। तो कुछ बातें ध्यान में रखनी है। मैं फिर से डिसकंटिन्यूटी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पढ़ने के लिए आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। जहाँ भी जाओ आओ यहाँ पे, और यहाँ से बढ़िया ठीक है चीज़ें ग्रैब करके जाइए आगे। Inhabitants are unaware of the speed of rotation of the planet of the earth because, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, लगाओ जरा, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको लगता हो ऐसे क्वेश्चन वो नहीं रिपीट करते हैं, तो ये देखो 2024 का CDS का क्वेश्चन है। CSC में आ गया ना, तो कसम से CSC में आ गया तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि आपने ये यहाँ पढ़े हुए हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े हुए हैं वो कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये वाले PYQ नहीं देखे। ठीक है, इनहेबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लैनेट अर्थ बिकॉज, कि भैया अर्थ जो है ये घूम रही है, बट आपको पता नहीं है कि ये घूम रही है। क्यों पता नहीं चल रहा है? पहला कि एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। अगली बात कि एटमॉस्फेयर रोटेट्स विद द अर्थ। अगली बात कि देयर इज नो नियर बाय ऑब्जेक्ट आइदर स्टेशनरी और मूविंग एट द रेट डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो लगाइए जरा क्या इसके रीजन है। एक्चुअल में रीजन ये है 1, 2 and 3। ये बात ध्यान में रखनी है ना। पहली बात, चलो ये तो
ये आपको मालूम है? देखो अगर तो ऐसा होता कि एटमॉस्फेयर देखो खड़ा है, अर्थ घूम रही है इसके अंदर, तब तो आपको पता चल जाता यार अर्थ इतने फास्ट घूम रही है तो तूफान ही चल रहे होते हैं हमेशा। बट अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, ठीक है। इसी वजह से आपको जो है स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, हवा में भी स्टेबिलिटी है इसी वजह से। तो नंबर वन ये तो आपके क्लियर है बिल्कुल। दूसरा, देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट आइदर स्टेशनरी और मूविंग एट द रेट डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ। नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब है कि है ना, ये चांद की बात नहीं कर रहा है। ये नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब ये कह रहा है कि मान लो अगर अर्थ के बिल्कुल पास जैसे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता जो आज यहाँ होता और कल यूएसए में होता, है ना, तो आप फील कर पाते कि नहीं यार ये ऑब्जेक्ट जो है अलग तरीके से घूम रहा है, कुछ ये अर्थ से अलग तरीके से घूम रहा है। एक्चुअल में जो भी चीज़ अर्थ के पास में है वो ठीक अर्थ की, है ना, अर्थ की रोटेशन को ही फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं अपनी। हाँ, जैसे मान लो अगर ये एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है तो वो अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन कर रहा है अर्थ की, ठीक है, अर्थ के फ्रिक्शन, अर्थ के ग्रेविटेशन, इन सब के इन्फ्लुएंस में आके वो अपनी स्पीड कुछ ऐसी मेंटेन करता है जिसे हम कहते हैं ना लीनियर वेलोसिटी। उसकी लीनियर वेलोसिटी वो अलग अलग पॉइंट पे ऐसे मेंटेन करता है कि अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करे तो इनकी भी कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन अर्थ सरफेस। ये ध्यान में रखना है, याद, दो तरीके की वेलोसिटी होती है, एक है एंगुलर वेलोसिटी, है ना, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी माने आपकी कोर से ये जो एंगल बन रहे हैं ना, कोर से एंगल बन रहे हैं, ये एंगल कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं बेसिकली, है ना। अर्थ जब रोटेट कर रही है ये एंगल कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट की ये चीज़ें कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, ये एंगल दैट मीन्स योर एंगुलर वेलोसिटी। ये ध्यान में रखना है कि ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, मान लो ये पूरा टुकड़ा कितने का मूव करे, कितनी स्पीड में मूव करेगा, तो ये हमेशा सेम रहेगी। चाहे आप इस टुकड़े के मूवमेंट की बात करें, इस टुकड़े की, इस टुकड़े की, इस टुकड़े की, इस टुकड़े की, इन सारे एंगल्स की जो मूवमेंट है ये सेम वेलोसिटी के साथ होगी, ये ध्यान में रखना है। बट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट। समझ रहे हो? लीनियर वेलोसिटी याद रखना है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी होती है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पे मूव कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे, है ना, तो वो एक रोटेशन के साथ कितनी तेज मूव कर रहा है अर्थ के सरफेस पे। वो अब ये इस टुकड़े की बात नहीं कर रहा है, अब वो इस सरफेस पे बात कर रहा है। पहले हम बात कर रहे थे ये कोर है, ये एक एंगल बन गया, ये दूसरा एंगल बन गया कि ये जो पूरा टुकड़ा है ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। समझ रहे हो? तो पहले इस टुकड़े की बात हो रही थी, इस पूरे एंगल की बात। तो ये एंगल तो सेम स्पीड से मूव कर रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। अब जब हम लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ये सरफेस के बारे में बात कर रहा है। तो जब हम इक्वेटर पे हैं, आपको मालूम है इक्वेटर में अर्थ मोटी होती है, इक्वेटोरियल बल्ज है, ऊपर एकदम बिल्कुल पतली होगी। समझ लो बात को? तो जब कोई चीज इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे, तो है ना, मान लो एक ही जगह है वो, एक ही जगह है वो, तो खुद सोचो जो इक्वेटर पे चीज होगी वो उसी 24 घंटे में, क्योंकि इक्वेटर मोटी है, सोचो इक्वेटर पे जो चीज होगी उसी 24 घंटे में ज्यादा दूरी तय करेगी कंपेयर टू पोल, क्योंकि पोल में जो चीज है ना वो वहीं खड़ी है 24 के 24 घंटे। पोल में तो पोल अपने पे ही घूम रहा है, जो चीज मान लो यहाँ रख दिया आपने, यहीं के यहीं मिलेगी, वो नहीं करी एक्चुअल में मूव, ये मूव करके इसने पूरा चक्कर लगाया फिर जा करके यहाँ आई। समझ रहे हो? दैट मीन्स जो इसकी वेलोसिटी रही इस पर्टिकुलर गुड की वो यहाँ हाईएस्ट रही, पोल पे तो जीरो है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है पोल पे जीरो है, जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वेटर पे हाईएस्ट है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर जगह सेम है। क्वेश्चन देख लो, मजे आ जाएंगे। सीडीएस का वही क्वेश्चन देखो 2022 में एनडीए में पूछा गया, सेम क्वेश्चन, सेम टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन में भी, जिसको लोगों ने क्लेम किया टफेस्ट, है ना। सिंस मैंने भी ये एग्जाम दिया हुआ है, मैंने ये गलत मार के आ गया था मैं वहाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ें। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ तो फिर से अगर सीएससी में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो ऐसा है कि मेरे पास दो अप्रोचेज है,
एक ये कि जितने 2013 से लेकर के 2024 तक के सीएससी में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको वो कराऊं, उसमें मज़ा नहीं है, मैं कसम से आपको बताऊं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं, 50 बार कर चुके होंगे। मेन जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, वो इधर आपको मिलती है, सीडीएस के एग्ज़ाम में, सीएपीएफ के एग्ज़ाम में, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम में, सीएससी में बेसिकली इसका रेप्लिकेशन होता है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सीएससी के पैटर्न को ये इसमें कॉपी कर रहे हैं क्योंकि ये छोटे एग्ज़ाम है, कंसिडर किया जाता है, बट एक्चुअली नॉट, दे आर मोर स्टैटिक इन नेचर, CDS, CAPF वगैरह। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर है ना स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स मच मोर बेटर, यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस इज सेम वाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज, बिल्कुल सही बात है। लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल, एक्चुअली जीरो, बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हो बात को? तो ये हो गई बात, क्योंकि देखो लंबा सेशन हो गया, आई थिंक 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। सो बाकी की जो चीज़ें आई डोंट नो नेक्स्ट सेशन जो है वो यूट्यूब पे आएगा या नहीं, ठीक है। आप जो लर्नर मुझे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, civilspot.in जाकर के आप लॉगिन जरूर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। PYQ का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च प्रोग्राम है, मोर देन 5000 PYQs, जितने हो सके बेसिकली, फ्रॉम मोर देन 80 to 100 हाई इम्पैक्ट थीम्स। जैसे ये एक ही थीम है, पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ हम ऐसे ही कवर करेंगे, ऐसे ही चीज़ों को स्टडी करेंगे वेरियस क्वेश्चंस के थ्रू। सिमिलरली थीम वाइज मैनर में भाई, अगर आपको बेस्ट रिवीजन का देखो, वी आर नॉट कवरिंग एवरीथिंग, नो, वी आर बेसिकली कवरिंग द थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन फोकस इज कि स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल इतना बढ़िया बना दिया जाए ना, क्योंकि करंट अफेयर की मोटी भसड़ है। हाँ, करंट अफेयर हो गया, बाकी क्या PYQ ट्रिक्स की मोटी भसड़ है, आपके यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ जाकर के दिमाग ख़राब कर लो। एटलीस्ट एक जगह आपको ऐसी मिलेगी भाई 10 साल बाद, हाँ भी, अगर आप इसमें लॉगिन करेंगे, यू विल फाइंड कि दीज सेशंस विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग दिस कंटेंट विद दैट पर्टिकुलर थॉट इन माई माइंड कि 10 साल बाद भी अगर कोई इन चीज़ों को देखे तो बस, है ना, ऐसा हो कि, है ना, मतलब मज़ा आ जाए बस, समझ लो। तो अगर आपको ये कोर्स एनरोल करना है, civilspot.in, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, अभी भी देरी नहीं हुई है। 25, 26, 27 जब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो 25 की, हाँ, वो उसके सब्सक्रिप्शन लिमिट के साथ यू कैन डेफिनेटली बाय द कोर्स civilspot.in, यू कैन लॉग इन टू द वेबसाइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नए दिन पे एक नई शुरुआत के साथ। बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, जो क्वेश्चन पूछें आंसर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करना है भाई तो कर लो, नहीं करना है तो मैं क्या बोलूँ। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।